हेलो एवरीवन, वेलकम टू द इंटरवल क्लासेस। आप सभी का स्वागत है। आज इस मैराथन वीडियो में हम उत्तराखंड और आपके इंडिया की दोनों के सेंसेक्स कंप्लीट करने वाले हैं जो 2011 में हुए थे। उससे बनने वाले जितने भी सवाल होंगे हम उसे यहीं पे कवर करने वाले हैं। तो इस वीडियो के अंदर आपको जितने भी फेयर होता है कि हाँ मतलब जनगणना से जो भी सवाल बन सकते हैं, हर बार सवाल बनते ही हैं, 5 से 6 सवाल आपको देखने को मिलते हैं हर एक एग्ज़ाम में। तो वो सारे के सारे हम यहाँ पे कंप्लीट कर जाएंगे। तो बेसिकली बने रहिएगा वीडियो लास्ट तक, क्योंकि ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। एक मैराथन वीडियो है तो दैट मीन्स कि आपको फ़ायदा ज़रूर मिलेगा। मैराथन वीडियो में ये रहता है कि आपको एक ही वीडियो के अंदर सारा का सारा कंटेंट मिल जाता है। और बेसिकली ये मेरे खुद के नोट्स हैं, तो नोट्स से फ़ायदा ये रहता है कि आपको शॉर्ट में जितना कम समय में ज़्यादा चीज़ें मिल जाती हैं। और अगर आप बुक से पढ़ोगे तो आपको ज़्यादा समय लगेगा, लेकिन अगर आप सिर्फ इस वीडियो से करोगे तो आपको उसके कंपैरिजन में काफ़ी कम समय लगेगा और एक्स्ट्रा फैक्ट्स ज़्यादा देखने को मिलेंगे। तो शुरू करते हैं हम इस वीडियो को। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक से सब्सक्राइब कर दीजिएगा एंड स्टार्ट करते हैं। तो देखो, सबसे पहली बात है कि हम थोड़ा सा हिस्ट्री को समझ लेते हैं कि जो फर्स्ट कंट्री थी जिसने क्या आते जनगणना कराई थी वो थी स्वीडन। तो स्वीडन ने कब जनगणना कराई थी? 1749 में स्वीडन ने पहली बार जनगणना कराई थी। लेकिन ये क्या दस की जनगणना नहीं थी। तो 10 की जनगणना क्या होती है कि जो हर 10 साल में जो होती है वो जनगणना क्या होती है, आपकी 10 की जनगणना कहलाती है। ठीक है। तो अभी अब हम देखते हैं कि जो 2011 की जनगणना है कि वो किसका रिजल्ट है। तो वो क्या है, 2001 से जो 2011 के बीच का जो डेटा है उसी को क्या कहते हैं हम कि वो 2011 की जनगणना है। तो बेसिकली जनगणना जो अभी चलती आ रही है वो 10 की जनगणना होती है। तो जो पहली जनगणना हुई थी वो स्वीडन ने कराई थी 1749 में, और जो 10 की जनगणना की शुरुआत होती है वो अमेरिका में होती है 1790 में। अगर हम बात करें तो भारत के अंदर जो पहली जनगणना हुई थी तो वो किसके समय पर हुई थी? तो वो लॉर्ड मेयो के टाइम पे हुई थी 1872 में। तो देखो, ये भी सवाल बना हुआ है पेपर में, ये भी बना हुआ और ये भी बना हुआ है। तो लगातार ये तीनों सवाल बने हुए हैं। और अगर हम बात करें भारत में नियमित जनगणना यानी कि जो रेगुलर जनगणना स्टार्ट हुई तो वो किसने की? तो वो भी लॉर्ड रिपन ने की थी 1881 में। तो ये भी सवाल बना हुआ है। ठीक है। तो जितने भी यहाँ पे देखो पॉइंट्स हैं वो सारे के सारे सवाल पेपर में किसी न किसी जगह में बन रखे हैं। तो अगर हम बात करें यहाँ पर कि महान विभाजक वर्ष क्या था, तो 1921। तो देखो, महान विभाजक वर्ष क्यों कहते हैं 1921 को? तो अभी तक क्या हो रहा था कि जो 1900 आप देखोगे कि ये जो जनगणना है 1921 वाली 1911 से 1921 के बीच की है। ठीक है। यानी कि इस 10 साल में क्या हुआ था कि आपकी जो जनगणना थी वो पहले ये क्या था, डिक्लाइन हो रहा था। और इस बीच में क्या होता है, वर्ल्ड वॉर फर्स्ट होता है। तो यहाँ पे ये जो हमारी पॉपुलेशन थी वो डिक्लाइन हुई थी। और इसके बाद से यहाँ पे जो 1921 वाला टाइम पीरियड था, इस दिन से आपका मतलब इस ईयर से आपकी जो जनगणना है वो लगातार क्या है, बढ़ रही है। मतलब इसमें कभी भी गिरावट देखने को नहीं मिली, यानी कि डिक्लाइन नहीं आया है। तो दैट मीन्स कि क्या है, एक क्या सेपरेट करने का काम कर रहा है, यानी कि ये महान विभाजक वर्ष है, इसीलिए इसे महान विभाजक वर्ष कहा जाता है। तो ये भी देखो पेपर में सवाल बना हुआ लगातार 1921 वाला भी कि महान विभाजक वर्ष किसे कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की देखो बात करें अगर हम, तो स्वतंत्र भारत की जो पहली जनगणना है वो क्या है आपका 1951 है। और 2011 की जनगणना की अगर हम बात करें तो ये कौन से 15वीं नंबर की 15वीं नंबर की कैसे है? तो 15वीं नंबर की जो अगर हम बात करें नियमित जनगणना से, तो वहाँ से तो ये 15वीं नंबर की है, लेकिन ये स्वतंत्र भारत की कौन सी है? 7वीं नंबर की जनगणना है। ठीक है। और अगर हम बात करें कि जो जनगणना कौन कराता है, किसके अंडर में आती है, तो ये किसके अंडर में आती है? तो आपके होम मिनिस्ट्री के अंडर में आती है। ठीक है। तो यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि कई बार कई सारे क्या कहते हैं आयोग और कई सारे विभाग दे दिए जाते हैं और हम कंफ्यूज जाते हैं कि कौन करा रहा होगा इसे। तो यहाँ ध्यान रखना है कि इसे होम मिनिस्ट्री के अंडर में आती है। ठीक। अब हम अगर बात करें नेक्स्ट सॉरी, तो देखो ना, जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं यहाँ पर, तो हमें पता होना चाहिए कि क्या है कि आपकी जो जनगणना है इसमें कितनी पॉपुलेशन है इंडिया की। तो 121 करोड़ है आपकी। ठीक है। और इसमें जो आपको डेटा याद रखना है वो एग्जैक्टली ऐसे ही याद रखना है कि 121 और 08549777। तो आप जैसे भी फ़ोन नंबर याद करते हो, जैसे भी याद करते हो वैसे याद कर सकते हो। बस ये याद रखना कि लास्ट में 977 है। अगर पूरा डिजिट आ भी जाती है तो लास्ट के डिजिट चेंज करके देंगे आपको एग्ज़ाम के अंदर। ठीक है। तो ये विश्व की कितने परसेंट है? तो 17.5% है। ये तो एकदम बाय हार्ट याद होना चाहिए कि 17.5% है। और अगर हम बात करें कि मेल और फीमेल में क्या है परसेंटेज, तो मेल की परसेंटेज जो है 51.47% है और आपकी फ़ीमेल की कितनी है? तो 48.53% है जो आपके फीमेल्स हैं। हम बात करते हैं सबसे सर्वाधिक क्या आते हैं आपकी जो पॉपुलेशन है वो कहाँ देखने को मिलती है। तो सबसे सर्वाधिक जो है आपकी वो यूपी के अंदर है, फिर उसके बाद क्या आता है महाराष्ट्र और उसके बाद बिहार है। ठीक है।
और अगर हम बात करें कि सबसे कम जो पॉपुलेशन वो कहाँ पे है, तो सबसे कम है आपके मिज़ोरम, फिर उसके बाद है आपका अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, उसके बाद आपके अरुणाचल प्रदेश आ जाता है। अगर हम बात करते हैं यूनियन टेरेटरीज़ की, तो यूनियन टेरेटरीज़ में देखो सबसे ऊपर है आपका दिल्ली, फिर पुडुचेरी और चंडीगढ़। और अगर हम यूनियन टेरेटरीज़ में जो कम है उसकी अगर हम बात करें तो लक्षद्वीप, फिर दमन एंड दीव और फिर उसका दादरा नागर हवेली। तो अभी तो ये दोनों टेरेटरीज एक हो चुकी हैं, दमन दीव एंड दादरा नागर हवेली, लेकिन यहाँ पे जब सवाल बनता है हमसे तो 2011 के सेंसेक्स के अकॉर्डिंग पूछा जाता है। तो दैट मीन्स कि यहाँ पे यही सवाल आएगा, तो ये ऐसे ही लिखा होगा, दोनों को अलग अलग, एक साथ नहीं दिया होगा, ठीक है। आगे हम बात करें तो नेक्स्ट में क्या है कि देखो अगर डिटेल सवाल बनेगा तो यहाँ पर पूछा जा सकता है कि किस ज़िले में जनसंख्या थी सर्वाधिक थी। तो वो देखो जो आपका ठाणे है यानी कि महाराष्ट्र के अंदर, वहाँ पे पॉपुलेशन क्या थी, सबसे ज़्यादा थी। और उसके बाद जो सेकंड नंबर पर आया है वो है आपका उत्तरी 24वीं परगना, जो पश्चिम बंगाल के अंदर पड़ता है। और अगर हम बात करें न्यूनतम जनसंख्या कहाँ पे रही है, तो न्यूनतम जनसंख्या जो है आपकी वो दिबांग घाटी में, ठीक है। और उसके बाद क्या आता है आपका अंजाव अरुणाचल प्रदेश के अंदर, ठीक है। अगर हम बात करें कि जो एससी की पॉपुलेशन थी उसका जो परसेंटेज है इंडिया की पॉपुलेशन में वो कितना परसेंट है, तो 16.6% एससी हैं और एसटी जो है आपकी 8.6% एससी है। अब देखो जो नेक्स्ट सबसे ज़्यादा सवाल पूछा जाता है कि 10 की वृद्धि दर क्या रही है। तो 10 की वृद्धि दर की अगर हम बात करें तो 10 की वृद्धि दर देखो, जो इंडिया की 10 की वृद्धि दर रही है वो 17.7% रही है। और अगर हम बात करें सर्वाधिक किस राज्य में रही है, तो मेघालय के अंदर 27.9% और अरुणाचल प्रदेश में 26% और बिहार में आपकी 25.4%। और सबसे कम की बात करें तो हम नागालैंड जो कि माइनस में रही है -0.6% और केरला में 4.9% और गोवा में आपकी 8.23%। तो सवाल जो सबसे ज़्यादा बनेगा वो यहाँ से बन सकता है कि ऋणात्मक कहाँ पे रही है। तो नागालैंड अकेला ऐसा स्टेट है जहाँ पे जो जनसंख्या है वो बढ़ी नहीं है, वो घटी है। तो कितनी हुई है, तो वो -0.6% हुई है, ठीक है। और यहाँ से सवाल बनता ही बनता है लगातार। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमें क्रोनोलॉजी याद रखनी है कि सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर में मेघालय का नाम कोई सोचता नहीं है, लेकिन मेघालय में सर्वाधिक क्या है, जनसंख्या वृद्धि दर है आपकी 27.9%। और उसके बाद क्या आता है आपका अरुणाचल प्रदेश है। तो ये दोनों नॉर्थ ईस्ट की हैं, तो इस पर बहुत ध्यान देने की जरूरत है। और उसके बाद आपका बिहार आता है जहाँ पे जनसंख्या वृद्धि दर के क्या आते हैं आपके, हमें देखने को मिलता है कि ज़्यादा है। अगर हम बात करें ग्रामीण जनसंख्या वृद्धि दर की, ग्रामीण में 12.3% है और शहरी में 30.8% है, ठीक है। और एससी की कितनी है आपकी, तो 20.8% और आपकी जो एसटी है वहाँ पे कितनी है 23.7%। यूनियन टेरेटरीज़ की अगर हम बात करें तो दादरा नागर हवेली की 55.9% है, ठीक है। और आपकी दमन एंड दीव की बात करें तो 53.8% और पुडुचेरी आपकी 28.1%। और अगर हम बात करें सबसे कम में तो लक्षद्वीप आपका 6.3% और अंडमान निकोबार 6.9% और चंडीगढ़ आपका 17.2%, ठीक है। तो ये ध्यान रखना हमें। तो इसमें क्या है, हमारी जनसंख्या वृद्धि दर है और यहाँ से सवाल बनते बनते बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद अगर हम बात करें कि सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर वाला ज़िला कौन सा है, तो सर्वाधिक जो जनसंख्या वृद्धि दर देखी गई है जिस ज़िले में, वो कुनय है जो कि अरुणाचल प्रदेश के अंदर पड़ता है। और सबसे कम जनसंख्या वृद्धि दर वाला ज़िला जो है हमारा वो लोंगलेंग है जो कि नागालैंड के अंदर पड़ता है, ठीक है। तो ये तो रहा हमारा जनसंख्या वृद्धि दर। अगर अब हम बात करें जनघनत्व की, तो देखो जनघनत्व क्या होता है कि 1 स्क्वायर फीट एरिया में जितने भी लोग निवास करते हैं, यानी कि आपका जो 1 स्क्वायर फीट, अगर हम ये मान लें कि यहाँ से आपका वन स्क्वायर फीट की अगर हम बात कर रहे हैं 1 स्क्वायर फीट, तो अगर 1 स्क्वायर फीट इधर से और 1 स्क्वायर फीट इधर से है तो ये जो होगा आपका 1 स्क्वायर फीट, मतलब इतने एरिया में कितने लोग रह रहे हैं, ठीक है। सॉरी, ये थोड़ा सही से बनानी। तो ये जो एरिया है यहाँ पे कितने लोग निवास करते हैं, वही आपका इसका क्या होता है, जनघनत्व कहलाता है। तो बेसिकली 1 स्क्वायर फीट में देखो अभी आपको आइडिया लग जाएगा कहाँ पे कितने लोग रह रहे हैं, तो सेम प्लेस में। तो यहाँ पे देखो देखने वाली चीज़ क्या है कि जो आपका जनघनत्व है वो भारत का कितना है, 382 है, ठीक है। तो इंडिया का कितना है आपका 382 है। और अगर हम बात करें बिहार की तो वह क्या आता है 1106 और वेस्ट बंगाल की 1028 और केरला की कितना है आपका, तो 860 है, ठीक है। तो ये 860 है केरला के अंदर। और सबसे कम कितना है आपका अरुणाचल प्रदेश और मिज़ोरम में 52 और उसके बाद सिक्किम में। तो देखो यहाँ पे देखने को क्या मिल रहा है हमें कि जितनी जगह में यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश में सिर्फ 17 लोग रह रहे हैं, उतनी ही जगह में यहाँ पे बिहार में कितने रह रहे हैं, 1106 लोग रह रहे हैं। और उतनी जगह में आपका वेस्ट बंगाल में कितने लोग रह रहे हैं,
तो 1028 लोग रह रहे हैं, ठीक है ना। तो ये बात तो मेरा एक मतलब डाउट जो होता है वो क्लियर हो जाता है इस चीज़ से। अब देखो अगर हम बात करें नेक्स्ट कि यूनियन टेरिटरीज़ में, तो यूनियन टेरिटरीज़ में देखो अक्सर क्या होता है, जो अर्बनाइज सिटीज़ होती है वहाँ पे क्या आता है, पॉपुलेशन ज़्यादा होती है, यहाँ पर जनघनत्व भी क्या होगा, हमेशा ज़्यादा ही होता है। तो देखो हमें देखने को मिल रहा है यहाँ पर कि क्या आता है, दिल्ली के अंदर कितना है, 11,320 है, और उसी तरह चंडीगढ़ में कितना है, तो 9,528 है, और पुडुचेरी में कितना है, 2,547 है। उतनी जगह में जहाँ पर अरुणाचल प्रदेश में सिर्फ 17 थे, वहाँ पर आपको देखने को मिलेगा उतने ही एरिया में दिल्ली के अंदर कितने रह रहे हैं, तो 11,320 लोग रह रहे हैं। तो एक दिख रहा है हमें कि यहाँ बहुत ज़्यादा मार्जिन है। तो देखो उसी तरह अगर हम बात करें अंडमान निकोबार में क्या आता है आपके कितने हैं, तो 46, और आपका दादरा नगर हवेली का कितना है, तो 700, ठीक है ना। और अगर हम बात करें लक्षद्वीप का तो कितना है कि 2,149। तो ये तो रहा जनगणना। तो जनगणना हमें ये बात समझ में आती है कि जनगणना से बनता है। तो इंडिया का आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट याद रखना है यहाँ पर कि एक इंडिया का क्या है 382 है, और दूसरी चीज़ सबसे कम किसका है, तो अरुणाचल प्रदेश का सबसे कम है। तो ये याद रखना है हमें, और बाकी यहाँ से आपको आइडिया लग जाएगा कि बिहार वेस्ट बंगाल आ जाएगा। और थर्ड नंबर वाला इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि बिहार वेस्ट बंगाल तो माइंड में आएगा, लेकिन केरला नहीं आएगा माइंड में जल्दी। तो केरला याद रख लेना कि तीसरे नंबर पर आता है आपका केरला आता है, ठीक है। और यहाँ से भी आइडिया लग जाएगा दिल्ली सबसे पहले आएगा क्योंकि दिल्ली में सबसे ज़्यादा लोग जाते हैं काम करने के लिए, और उसके बाद चंडीगढ़ में जाते हैं, और उसके बाद पुडुचेरी आएगा। तो वो ध्यान रख लेना, ठीक है। और वही सेम चीज़ क्या आते हैं, आपका जो ज़िला है वो कौन सा ज़िले में सबसे ज़्यादा जनघनत्व है, तो उत्तर पूर्वी जो दिल्ली है वहाँ पे सबसे ज़्यादा जनघनत्व में देखने को मिलता है। और अगर हम बात करें न्यूनतम की, तो दिबांग है आपका अरुणाचल प्रदेश के अंदर, वहाँ पे सबसे ज़्यादा जनघनत्व में क्या है देखने को मिल जाता है। देखो अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगती है तो लाइक से सब्सक्राइब कर लिया करना, और ये वीडियो सिर्फ इस पर्पज़ से बनाई जाती है ताकि क्या आता है मेरा भी रिवीजन हो सके, नॉट अ पर्पज़ फॉर अर्निंग कि आप सोचो कि सिर्फ अर्निंग के लिए मतलब वीडियो बनाते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। मैं अपनी खुद की प्रिपरेशन करता हूँ, तो खुद के नोट्स होते हैं, तो उसे पढ़ाने में कोई बुरी बात नहीं है, तो मैं उसे पढ़ा देता हूँ। आप लोगों का हेल्प मिलती है तो आप कर सकते हो उसे आगे फर्दर फॉरवर्ड, अदरवाइज़ तो आपकी इच्छा है। यूट्यूब पे बहुत सारा कंटेंट अवेलेबल है, और बड़ी लंबी लंबी वीडियोस मिल जाती हैं जो लोग पूरा एकदम डेटा निकाल के रख देते हैं। बट होता क्या है कि ऐसे अवेलेबल तो हमारे पास बुक्स भी बहुत सारी हैं, और बहुत सारा वो क्या होता है गवर्नमेंट की साइट पे भी डेटा अवेलेबल है, पर उतना पढ़ना क्या होता है हमारे लिए सब वो होता नहीं है, क्योंकि अगर हम इतनी सारी चीज़ें पढ़ेंगे तो याद कितनी रखेंगे। तो इम्पोर्टेंट ये होता है कि कम पढ़ो, लेकिन जो एग्ज़ाम में आता है वो जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो एग्ज़ाम में आने के पर्पज़ से हम अपने नोट्स बनाते हैं, और उन्हीं नोट्स को मैं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। तो आपको फ़ायदा मिलता है तो आप कर सकते हैं। अब देखो हम बात करते हैं सेक्स रेशियो की, यानी कि लिंग अनुपात की बात करते हैं। तो देखो जो लिंग अनुपात होता है, यानी कि आपका इसका कहने का मतलब क्या होता है कि 1000 पुरुषों पर, यानी कि अगर 1000 मेल्स हैं तो उस पर कितनी फीमेल्स उस जगह पर हैं, तो वही उसका क्या होता है सेक्स रेशियो होता है, ठीक है। तो बेसिकली सेक्स रेशियो क्या होता है, दोनों सेक्स के बीच में क्या होता है डिफरेंस बताता है कि कितने पे कितने लोग हैं। तो इसके लिए जो देखो यहाँ पे इंडिया का है आपका 943 है, ठीक है ना। तो इंडिया का है यहाँ पे देखो 943, और अगर हम देखें उसके बाद तो राज्यों में देखो केरला पहले पे आता है जहाँ पे 1084 है, उसके बाद तमिलनाडु 996, और उसके बाद आंध्र प्रदेश है आपका 993। सबसे कम में बात करें तो हरियाणा है 879 के साथ, और फिर उसके बाद जम्मू कश्मीर 889, और फिर उसके बाद सिक्किम है आपका 890, ठीक है। अगर हम बात करें ग्रामीण में कि भारत में जो ग्रामीण एरियाज़ हैं वहाँ पर कितना है सेक्स रेशियो, तो 929 है, और शहरी में कितना है तो 949 है, ठीक है। और अगर हम बात करें एससी पॉपुलेशन की तो 945, और एसटी में कितना है तो 990 है, ठीक है सेक्स रेशियो आपका। और देखो अगर यूनियन टेरिटरीज़ की बात करते हैं हम तो पुडुचेरी में आपका 1037 है, और लक्षद्वीप में आपका 946, और उसके बाद अंडमान निकोबार में 876 है, ठीक है। और अगर हम सबसे कम कहें कि यूनियन टेरिटरी में सबसे कम कहाँ पर है, तो दमन दीव से क्या था आपको 618 है, और दादरा नगर हवेली में आपको 774, और चंडीगढ़ में आपका 818। अब देखो अगर हम बात करें कि सर्वाधिक लिंग अनुपात वाला जिला कौन सा है, तो माहे जो पुडुचेरी का है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कई बार सवाल आया भी हो पेपर में कि वहाँ पे लिंग अनुपात क्या है आपका सर्वाधिक है, ठीक है पुडुचेरी के अंदर। न्यूनतम अगर लिंग अनुपात वाला जिले की बात करें तो वो दमन है, ठीक है। और शिशु लिंग अनुपात की बात करते हैं हम, शिशु लिंग अनुपात यानी कि जो बच्चे इन्फेंट पैदा होते हैं और जो क्या आते हैं उनके बीच में जो सेक्स रेशियो वो कितना है, ठीक है। तो देखो अगर हम बात करें कि शिशु लिंग अनुपात कितना है भारत के अंदर, तो वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो यहाँ पे देखो हम देखते हैं कि जो भारत का है वो कितना है आपका 919, और अरुणाचल प्रदेश अगर राज्य की बात करें तो पहले पे है, और फिर मिजोरम, और फिर मेघालय। तो अरुणाचल प्रदेश में कितना है 972, और मिजोरम में 970, और मेघालय में भी क्या है 970, ठीक है ना। हरियाणा की बात करें तो 834 है, पंजाब में 846, और जम्मू कश्मीर में आपका 863, ये सबसे कम वाले हैं।
ठीक है। तो जिस तरह से मैंने नोट्स बनाए हैं आप भी सेम तरीके से नोट्स बना सकते हो, और आपको अगर लगता है कि आप और बेहतर तरीके से इसको क्या कहते हैं डिज़ाइन कर सकते हो तो कर सकते हो, ठीक है। फिलहाल मैंने मतलब अपनी सहूलियत से इसे सेट किया हुआ है। अब देखो नेक्स्ट बात करते हैं हम कि यूनियन टेरिटरी जो है अंडमान निकोबार, वहाँ पे क्या आता है कितना है तो 968 ये सर्वाधिक है, और अगर हम बात करें सबसे कम तो दिल्ली के अंदर है 871, ठीक है। इसके पीछे रीज़न यही होता है कि पॉपुलेशन जहाँ पे ज़्यादा होती है वहाँ पे मेल ज़्यादा जाते हैं बाहर काम करने के लिए, औरतें थोड़ी कम जाती हैं, तो इसकी वजह से वहाँ पे क्या तो थोड़ा सक्सेस में डिफरेंस आ जाता है। अब देखो बात करते हैं जन्म दर और मृत्यु दर की, दोनों को एक साथ में बात करेंगे कि जन्म दर क्या है और आपके क्या आते हैं मृत्यु दर क्या है, ठीक है, इंडिया के अंदर। तो देखो जन्म दर क्या है आपकी, तो भारत में जो जन्म दर है वो कितनी है 21.4% है, ठीक है। तो 21.4% है आपकी जन्म दर। और अगर हम बात करें क्या आते हैं कि जो फर्टिलिटी रेट है तो वो कितना है तो 2.0% है, ठीक है। दैट मीन्स कि 2.9 जो होता है क्राइटेरिया होता है एक कि क्या आते हैं इससे अगर कम है तो मतलब वो कंट्री सही मतलब ट्रैक पे है, यानी कि वहाँ पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ नहीं करेगी। तो इस वक्त जो इंडिया की है वो बर्थ रेट कह रहा हूँ फर्टिलिटी रेट जो है वो 2.0% है, तो वो बेटर है। और ये किसी पेपर में सवाल पूछा गया था, इसलिए मैं आपको एक्स्ट्रा फैक्टर उसमें बता रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो जन्म दर की बात करते हैं हम, तो देखो पहले पे कौन है हमारा बिहार है, ठीक है। बिहार में लोग काफ़ी ज़्यादा समय तक क्या आते रहते हैं जिंदा, तो बिहार, फिर उसके बाद यूपी, फिर राजस्थान। तो यहाँ पे क्या आता है आपकी जन्म दर ज़्यादा है, ठीक है। और जन्म दर का मतलब ये हुआ कि मतलब कि यहाँ पे बच्चे ज़्यादा पैदा होते हैं, ठीक है। और सबसे कम की बात करें तो फिर गोवा, त्रिपुरा, केरला, फिर मणिपुर, ठीक। तो ये ऐसे याद रखना। मृत्यु दर की बात करें तो देखो मृत्यु दर में आपका पहले पे आता है उड़ीसा, और फिर उसके बाद दूसरी बात आता है मध्य प्रदेश, फिर आता है आपका छत्तीसगढ़, और उसके बाद आता है असम, ठीक। और सबसे कम में अगर हम बात करें तो नागालैंड, मणिपुर, दिल्ली, और फिर उसके बाद मिजोरम। तो ये आप ऐसे याद कर सकते हो, बस ये क्रोनोलॉजी याद करने की जरूरत है, डायरेक्टली पूछा नहीं जाता है। बस ये पूछा जाएगा कि क्या आते हैं मृत्यु दर कितनी है तो 7% है, और अब पूछा जाएगा क्या आते हैं कि जन्म दर कितनी है, तो वो आपको एक बार बताना है कि कितनी है कि 21.4% है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है, ओके। तो अभी देखो अब शिशु मृत्यु दर की बात करें तो देखो 40 है, यानी कि 40 का दैट मीन्स क्या है कि आपके आता है 40 बच्चों की डेथ हो जाती है जितने बच्चे को जन्म होता है। तो पहले पे कौन है असम, ठीक है, सर्वाधिक जहाँ पे होती है, फिर उसके बाद MP, फिर उड़ीसा, फिर यूपी, और सबसे कम में बात करें तो गोवा, मणिपुर, केरला और नागालैंड, ठीक है। तो यहाँ से सवाल उतने ज़्यादा नहीं बनते जन्म दर और मृत्यु दर से, लेकिन यहाँ साक्षरता दर वाले से बहुत सारे सवाल बनते हैं और लगातार बनते रहे हैं पेपर में सवाल, ठीक है। साक्षरता दर कितने की नापी जाती है, तो जो 7 वर्ष से जो पढ़ने लिखने में वो कहते हैं सक्षम है लोग, उनको ही क्या कहते हैं साक्षर माना जाता है, और वहीं से साक्षरता दर नापी जाती है, ठीक है। तो ये देखो कई बार पेपर में सवाल बना हुआ है कि क्या आते हैं कि भारत की जो साक्षरता दर है वो कितनी है, तो 74.04%। एग्जैक्टली ऐसा ही डेटा पूछा, वो एग्जैक्टली 74 पॉइंट समथिंग में भी दे दिया था, ठीक है, किसी पेपर में। तो आपको बिल्कुल एग्जैक्ट याद रखना है कि 74.04% है, ठीक है। और अगर हम सर्वाधिक जिले की बात करें तो देखो शेरछिप है जो आपका मिजोरम के अंदर है, जहाँ पर क्या साक्षरता दर काफ़ी ज़्यादा है। और उसके बाद न्यूनतम की बात करें तो वो कहाँ पर है आपका, तो अलीराजपुर है जो कि मध्य प्रदेश के अंदर है, ठीक। और अगर हम बात करें कि जो राज्य है वो उसमें पहले पे कौन है, तो राज्यों में देखो केरला है जहाँ पे साक्षरता दर कितनी है 94% है, और उसके बाद मिजोरम आता है आपका 91.3%, उसके बाद गोवा आता है आपका 88.70%, ठीक है। सबसे कम की बात करें हम तो हम बिहार में देखो 61.8% देखने को मिलता है हमें, और अरुणाचल में हमें कितना दिखता है 65.4%, और उसके बाद राजस्थान आपका 66.1%, ठीक है ना। हाँ देखो यूनियन टेरिटरीज़ की बात कर लेते हैं। तो यूनियन टेरिटरीज़ में देखो हमें देखने को मिलता है कि लक्षद्वीप पहले पे है, और यहाँ पे सबसे कम में दादरा नगर हवेली है, ठीक है ना। अब देखो पुरुष साक्षरता और महिला साक्षरता की बात करते हैं। तो देखो पुरुष साक्षरता जो है भारत की वो कितनी परसेंट है, तो वो है आपकी 82.14% है पुरुष साक्षरता। और जो हमारे क्या था वैसे साक्षरता है वो कितनी 74.04%, और पुरुष साक्षरता कितनी है 82.14%। तो पहले वो कौन है, केरला है, उसी तरह ही है सेम, ठीक है, मिजोरम और गोवा। उसके बाद अगर हम बात करें यूनियन टेरिटरी में तो लक्षद्वीप है, ठीक है। और यहाँ बात करें तो बिहार, फिर अरुणाचल प्रदेश, और उसके बाद आंध्र प्रदेश पुरुष साक्षरता के मामले में। और अगर महिला साक्षरता की बात करें तो देखिए यहाँ भी सेम ही है, तो इसमें कोई आपको चेंजेस देखने को मिल नहीं रहे हैं, ये एग्जैक्टली सेम है, ठीक है। यहाँ पे भी बिहार सेम ही है, पहले पोजीशन पे ये सबसे कम में तीनों जगह पे, लेकिन उसके बाद सेकंड और थर्ड चेंज हो जा रहा है हमेशा। तो देखो यहाँ पे सेकंड में महिला साक्षरता में राजस्थान आ गया है, जो राजस्थान में कम है, उसके बाद झारखंड, और फिर यहाँ पे आ गया आपका दादरा नगर हवेली, ठीक है, और यहाँ पे भी वही था।
तो अब देखो ग्रामीण जनसंख्या की बात करते हैं हम। तो ग्रामीण जनसंख्या से अगर सवाल बनेगा तो उसमें भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो ध्यान रखने वाली होती हैं। तो ग्रामीण जनसंख्या देखो कितने परसेंट है, तो वो है हमारे 68.8% जो भारत की जनसंख्या है वो ग्रामीण है। तो पेपर में डायरेक्टली सवाल बनता है कि कितनी नगरीय जनसंख्या है और कितनी ग्रामीण जनसंख्या है भारत के अंदर, तो आपको बताना होता है। अगर हम सर्वाधिक बात करें कि सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या कहाँ देखने को मिलती है, तो वो सबसे सर्वाधिक हमें देखने को मिलती है यूपी के अंदर। और उसके बाद क्या हमारा बिहार, और उसके बाद आपका वेस्ट बंगाल के अंदर। ठीक है, सबसे कम की बात करें तो सबसे कम सिक्किम, फिर मिजोरम और गोवा। ठीक है, ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत की बात करें कि सबसे ज़्यादा प्रतिशत कहाँ पे ज़्यादा है, तो हिमाचल प्रदेश के अंदर। तो इसलिए डायरेक्टली सवाल बनेगा, तो इसमें कंफ्यूज मत होना कि पता चले वहाँ पे दिमाग में आ रहा है कि ग्रामीण जनसंख्या सबसे हमने कम, तो सबसे ज़्यादा क्या आते हैं यूपी में पड़ी थी, लेकिन परसेंटेज के मामले में पूछेगा तो हिमाचल प्रदेश पहले पे, ना कि यूपी। ठीक है, परसेंटेज के मामले में। और उसके सेकंड नंबर पे यहाँ पे बिहार है। ठीक है, और यहाँ पे असम आ जाता है। और अगर हम सबसे कम की बात करें तो पहले पे यहाँ पे परसेंटेज के मामले में गोवा आ जाता है, उसका मिजोरम और उसका तमिलनाडु। ठीक है, और शहरी जनसंख्या की देखो बात करते हैं, तो ये भी कई बार सवाल पूछा जाता है पेपर के अंदर कि शहरी जनसंख्या कितने परसेंट है, तो 31.2% जो है शहरी जनसंख्या है। और सर्वाधिक की बात करें तो सर्वाधिक देखो महाराष्ट्र के अंदर है, फिर यूपी और उसके बाद तमिलनाडु। ठीक है, सबसे कम में देखो, सबसे कम में बात करें तो हम सिक्किम आता है, फिर अरुणाचल और फिर उसके बाद नागालैंड आता है। ठीक है, अब देखो परसेंटेज बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि प्रतिशत से सवाल ज़्यादातर बन जाते हैं। ठीक, तो देखो प्रतिशत में अगर हम बात करें तो पहले पे कौन है हमारा, तो पहले पे है हमारा गोवा। ठीक है, फिर इसका मिजोरम और फिर इसका तमिलनाडु। और यहाँ पर सबसे कम में बात करें हम तो हिमाचल, बिहार और उसके बाद असम। देखो अब बात करते हैं हम बहुत ही इंपॉर्टेंट, जहाँ से और भी ज़्यादा सवाल बनते हैं। तो अनुसूचित जाति का जो डेटा है उससे भी काफ़ी सारे सवाल बनते रहते हैं, हर पेपर में बनते हैं सवाल। देखो पहले पे क्या है हमारा, पहले पे कह रहा हूँ मैं, पहले पे देखो हम बात करते हैं कि क्या आते हैं, इनकी पॉपुलेशन कितनी है, तो 21.4 क्या आता है करोड़ क्या है आपके एससीज हैं, जो कि क्या आता है भारत की जनसंख्या का कितने परसेंट है, तो 16.6% जो है आपका भारत की जनसंख्या का एससीज हैं। और एससी के अगर लिंगानुपात की बात करें तो वो कितना है, 945 है। ठीक है, सर्वाधिक कहाँ पर है, तो पहले यूपी, फिर वेस्ट बंगाल और उसका बिहार। और यूनियन टेरिटरी की बात करें तो दिल्ली में। ठीक है, अब देखो अगर हम बात करते हैं कि एससी जनसंख्या प्रतिशत में पहले पे कौन आता है, तो सबसे ज़्यादा प्रतिशत के मामले में देखें तो पंजाब में सबसे ज़्यादा एससी निवास करते हैं परसेंटेज के मामले में, फिर उसके बाद हिमाचल प्रदेश में, उसके बाद वेस्ट बंगाल, और अगर हम यूनियन टेरिटरी की बात करते हैं तो चंडीगढ़ के अंदर है। अब देखो अगर हम बात करें कि क्या आते हैं जो आपका अरुणाचल प्रदेश है। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार, यहाँ पर क्या है कि आपका एक भी एससी पॉपुलेशन निवास करती ही नहीं है इन एरियाज़ के अंदर। तो बेसिकली अगर पेपर में सवाल आ जाता है कि इनमें से किस जगह पे एससी की जनसंख्या शून्य है, तो आपको ध्यान रखना है कि अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार, यहाँ पर एक भी एससी निवास नहीं करता है। ठीक है, अब अगर हम बात करें अनुसूचित जनजाति की यानी कि एसटी की, तो शेड्यूल्ड ट्राइब की पॉपुलेशन कितनी है आपके भारत के अंदर, तो 10.43 करोड़ है। और ये कितना परसेंट है इंडिया की पॉपुलेशन का, था 8.6% है। ठीक है, इनके लिंग अनुपात की बात करें तो 990 होता है। ठीक है, यानी कि 990 क्या आते हैं आपका इनका लिंग अनुपात है। सर्वाधिक की बात करें तो देखो सर्वाधिक कहाँ पर है, तो एमपी के अंदर है, फिर उसका महाराष्ट्र, फिर उसका उड़ीसा। और यूनियन टेरिटरी की बात करें तो आपका क्या आता है, दादरा नगर हवेली के अंदर। ठीक है, तो ये थोड़ा एसटी का। अब एसटी परसेंटेज की बात करें तो ये कई बार बना हुआ है सवाल। तो इसमें पहले मिजोरम है, फिर नागालैंड है, फिर उसके बाद मेघालय है। एसटी पॉपुलेशन की बात हो रही है परसेंटेज के मामले में। और यूनियन टेरिटरीज की बात करें तो लक्षद्वीप है। ठीक है, अब देखो एक नोट यहाँ पे भी है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है जिस तरह एस कई जगहों पे देखने को नहीं मिलते हैं, उसी तरह एसटी की पॉपुलेशन कई जगह देखने को नहीं मिलती है। तो उसमें पहले पे आता है आपका पंजाब, फिर हरियाणा, फिर दिल्ली, आपको फिर चंडीगढ़, पुडुचेरी। यहाँ पर क्या आता है आपका एक भी एसटी निवास नहीं करता है। तो पेपर में सवाल बन सकता है कि इनमें से किस जगह पे। और दिल्ली तो ऐसी जगह है कि जहाँ पे आप सोच भी नहीं सकते। ठीक है, बाकी जगहों पे तो आप फिर भी एक बार के लिए सोच सकते हो कि हाँ यहाँ पे हो सकता है एसटी ना हो, लेकिन दिल्ली में ना हो। पर थोड़ा सा वो होता है क्योंकि मेन कैपिटल है। ठीक है, तो लोग जाते ही रहने के लिए, तो यहाँ पे भी नहीं है, ये ध्यान रखना, शून्य है, तो ये ध्यान रखना। अब देखो अब धार्मिक की बात करते हैं। और देखो धार्मिक में अब कई बार सवाल बने हैं कि हिंदुओं को कितने परसेंट है। और देखो हिंदुज़म से तो सवाल नहीं बनेगा, लेकिन सवाल आगे से बन सकता है। यहाँ से देखो आपका पूछा जाएगा कि जो हिंदुओं का क्या आता है आपका लिंग अनुपात है वो 931 है, मुस्लिम से कितना है 936, और क्रिश्चियन आपका 1006। और इसी तरह देखो नेक्स्ट अगर हम बात करें
तो सिखिज़म में 893 और बुद्धिज़्म में 953 और जैनिज़्म 940। तो अगर आपसे सवाल बनेगा कि क्या आते हैं कि सबसे ज़्यादा लिंग अनुपात यानी सेक्स रेशियो कहाँ पर है, तो वो किस में है, आपका क्रिश्चियंस में, यानी कि ईसाइयों में सबसे ज़्यादा सेक्स रेशियो। ठीक। और अगर यहाँ से और दूसरा सवाल बन सकता है तो वो ये बनेगा दूसरा सवाल कि देखो हिंदू मुस्लिम तो फर्स्ट सेकंड में आपको पता ही है, तीसरे नंबर पर कौन आता है, क्रिश्चियंस आते हैं, सिख आते हैं, ठीक है, या बुद्धिज़्म आते हैं। ये आपसे ऐसे चारों सवाल चारों ऑप्शन दे देगा। तो यहाँ पे देखो ये बहुत ही क्लोज है ना, 2.78 और 2.08। तो इसमें कंफ्यूजन नहीं होना, सिक्स नहीं आते हैं पहले पे, उससे पहले कौन आता है, क्रिश्चियंस आते हैं, जिनकी पॉपुलेशन कितनी है, 2.3% है। ठीक है। और वृद्धि दर के बारे में भी सवाल अगर बनेगा आपसे तो देखो ये यहाँ पर मुस्लिम्स क्या आते हैं, पहले बात है जहाँ पे इनकी वृद्धि दर कितनी रही है, 24.6%। और उसके बाद आपका हिंदूज़ हैं, फिर उसके बाद क्रिश्चियंस हैं। ठीक है। तो ये सवाल ऐसे डायरेक्टली आपसे पेपर में बन सकता है। तो देखो यहाँ पे तो हमारे क्या आते हैं, इंडिया के जो सेंसेक्स थे वो कंप्लीट होते हैं। और इंडिया के सेंसेक्स से अगर कोई और सवाल भी बनता होगा तो उसके लिए हम क्वेश्चन आंसर्स लगाएंगे लगातार, मतलब एक पेपर, इसके बाद हम एक प्रैक्टिस सेट लगाएंगे जिसमें क्या आते हैं इससे बनने वाले जितने भी सवाल हैं उसे सारा कंप्लीट कर देंगे। अब हम बात करेंगे उत्तराखंड के सेंसेक्स की। ठीक है। तो देखो उत्तराखंड के सेंसेक्स को कंप्लीट करेंगे हम इसके बाद। अब तो उससे पहले एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं हम। तो देखो अभी हम क्या कहते हैं कंटिन्यू करते हैं अपनी इस वीडियो को, जो मैराथन वीडियो है हमारी। ठीक है। तो यहाँ पे देखो बात करते हैं हम कि उत्तराखंड की जो सेंसेक्स था 2011 में वो क्या था, उससे कितने सारे सवाल बन सकते हैं। तो देखो इससे भी काफ़ी सारे सवाल बनते हैं, क्योंकि ऑब्वियस बात है उत्तराखंड के एग्जाम में उत्तराखंड के सेंसेक्स से डिटेल सवाल बहुत सारे बनते हैं। ठीक है। तो इसके बारे में भी आइडिया होना चाहिए। तो पहले तो देखो मैंने वहाँ पर भी कहा था आपका इंडिया के सेंसेक्स में भी कि ये एग्जैक्टली फिगर याद रहना चाहिए आपको, 186 292 करके जैसे मर्जी याद कर लो, तो 292 याद रहना चाहिए। ठीक है। मेल्स में आपको बस परसेंटेज याद रखना है कि 50.93 है, और आपके फीमेल्स में कितनी है तो 49.07% है। ठीक है। अब देखो टॉप 4 की अगर हम बात करें सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन कहाँ पर है, तो एग्जैक्टली याद रखना है कि हरिद्वार, देहरादून, फिर यूएस नगर, नैनीताल। तो चौथे नंबर पर नैनीताल आ रहा है, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है। ये भूल जाते हैं हम लोग। तो यहाँ पे हरिद्वार, देहरादून और उधमसिंह नगर ये फर्स्ट सेकंड थर्ड आपके रहने वाले हैं, तो ऐसे याद कर लेना एग्जैक्टली। क्योंकि ये कई बार क्रोनोलॉजी आ जाती है पेपर में कि हाँ भाई वो क्या आता है घटते क्रम में लगाओ बढ़ते क्रम में लगाओ, तो बच्चे कन्फ्यूज हो जाते हैं कई बार। तो उसी तरह देखो बॉटम वाले भी याद रखना। तो बॉटम वाले मैंने क्योंकि ऐसे लिखा हुआ है कि 10, 11, 12, 13 करके लिखा है, यानी कि आपका सबसे कम किसमें है, रुद्रप्रयाग, फिर चंपावत, फिर बागेश्वर और फिर उत्तरकाशी। तो ये 10वें नंबर पे, ये 11वें पे, 12वें, ये 13वें नंबर पे, ताकि क्रोनोलॉजी लगाने में दिक्कत ना हो। तो मैंने ऐसे करके लिख दिया। ठीक है। तो ध्यान रखना है कि सबसे कम किसमें है, तो रुद्रप्रयाग में पॉपुलेशन, फिर उसके बाद चंपावत और उसके बाद बागेश्वर। तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये एरिया वाइज भी सबसे छोटे क्या आते हैं आपके ज़िले हैं। ठीक है। तो ये याद रखना चाहिए। अब देखो 10 की वृद्धि दर की बात करते हैं हम। तो जो उत्तराखंड की 10 की वृद्धि दर रही है वो कितनी है आपकी 18.8% है। ठीक है। और आपकी जो भारत की रही थी वो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे, अभी जस्ट आपको पढ़ाया थोड़ी देर पहले। ठीक है। अब देखो अगर हम बात करें कि उधमसिंह नगर में क्या है, आपकी 10 की वृद्धि दर सबसे ज़्यादा देखने को मिली है 33.45%। और उसके बाद आपके देहरादून में 32.33%, और आपकी हरिद्वार में 30.63%, और नैनीताल में आपकी 25.13%। तो ये देखो यहाँ पे भी आपका बिल्कुल सेम ही है, बस यहाँ पे उधमसिंह नगर पहले पे आ जाता है। ठीक है। अब देखो तो बात करें अगर हम क्या आते हैं 2001 से 11 के बीच में 18.8% थी, और क्या आता है 1991 से 2001 के बीच में कितनी 20.4% थी। इसका मतलब ये क्या है कि 10 की वृद्धि दर में क्या हुआ है कि कमी आई है उत्तराखंड के अंदर। ठीक है। पहले ये क्या है 20.4 की स्पीड से बढ़ रही थी, अब इसकी स्पीड क्या हो गई है 18.8% हो गई है। तो कितनी परसेंट की कमी आई है, तो 1.60 की कमी हमें देखने को मिली है उत्तराखंड के अंदर। ठीक है। अब देखो अगर हम बात करें तो उत्तराखंड का जो स्थान है 10 की वृद्धि दर के मामले में, तो वो कौन सा स्थान है, तो वो है आपका 18वां स्थान है। ठीक है। ये डायरेक्टली सवाल ऐसे ही बनता है। और अगर हम बात करें कि बॉटम में कौन है, मतलब सबसे कम 10 की वृद्धि दर कहाँ देखने को मिली, तो ये देखो कई बार पेपर में पूछा गया है कि अल्मोड़ा और पौड़ी दोनों दो ऋणात्मक वाली हैं। तो सवाल बना हुआ है कि ऋणात्मक जनसंख्या वृद्धि दर कहाँ देखने को मिली है, तो पौड़ी गढ़वाल और अल्मोड़ा में देखने को मिली है। तो 13वें नंबर पर अल्मोड़ा है, दैट मीन्स कि सबसे कम कहाँ पर है, आपके अल्मोड़ा के अंदर है, यानी कि -1.41%। और अल्मोड़ा में कितनी है, सॉरी सबसे कम कहाँ पर है आपकी पौड़ी, और उसके बाद पे है अल्मोड़ा जो कि आते हैं -1.28%। तो ये ऐसे ही याद रख लेना, क्योंकि ये दोनों तो घुमा घुमा के सवाल पूछे गए हैं और बहुत बार पूछा गया है। ठीक है। और उसके बाद आपका टिहरी 2.35%, और उसके बाद बागेश्वर कितना हमारा 4.18%।
ठीक है। और उधम सिंह नगर और हरिद्वार में दशक की वृद्धि दर की में बढ़ोतरी देखने को मिली। दैट मीन से कहने का मतलब यह है कि जो उधम सिंह नगर और हरिद्वार है सिर्फ यहीं पे ही पिछले दशक के तुलना में यहाँ वृद्धि हुई है, बाकी सब में ही कमी आई है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है कि अगर पूछा जाएगा कि किन जिलों में मतलब कि दशक की वृद्धि दर में बढ़ोतरी देखी गई है 1 से 11 के बीच में, और क्या तो 1991 से 2001 के कंपैरिजन में, तो आपको बताना है कि उधम सिंह नगर और हरिद्वार ही 2 ऐसे जिले हैं जहाँ पर दशक की वृद्धि दर में क्या है, बढ़ोतरी हमें देखने को मिली है। ठीक है, अब बात करते देखो जनगणना की। तो देखो जनगणना क्या था, भारत का कितना था आपका 382 था ना, तो वो याद रखना ऐसे ही एग्जैक्टली। ठीक है, और यहाँ पे अगर हम बात करें तो देखो 2001 में क्या आते हैं 159 था, और जो जनगणना तो और उसके बाद बढ़ के कितना हो गया है, तो बढ़ के हो गया है आपका ये 189, यानी कि कितनी की बढ़ोतरी हुई है जनगणना में उत्तराखंड के अंदर, तो वो हुई है +30 की। अब तो और भी बढ़ गया होगा क्योंकि अभी तक सेंसस आए नहीं है जो आने थे। ठीक है, तो देखो यहाँ बात करते हैं हम सबसे ज़्यादा जनगणना तो कौन से जिलों में है, तो सबसे ज़्यादा है आपका हरिद्वार के अंदर 801, फिर उसके बाद उधम सिंह नगर 649, फिर देहरादून आपका 549, उसके बाद नैनीताल। तो देखो मोस्टली जो नैनीताल है ना वो हमेशा चौथे नंबर पे ही आता है हर जगह पे, तो ये ध्यान रखना इन सभी मामलों में। बाकी ऊपर वाले चेंज होते हैं लेकिन जो नैनीताल वो चौथे पे ही आता है ज़्यादातर। तो ऐसे याद कर लेना कि यहाँ पे देखो जनगणना सबसे ज़्यादा कहाँ है आपका, जहाँ पे जो प्लेन्स वाले एरिया होंगे जहाँ काम ज़्यादा मिलेगा वहाँ पे क्या आता है लोग ज़्यादा रहेंगे, तो हरिद्वार वाले एरिया में सबसे ज़्यादा है, फिर उसके बाद उधम सिंह नगर, फिर देहरादून। ठीक, उसी तरह अगर हम बात करें सबसे कम कहाँ पर है, तो सबसे कम है आपका उत्तरकाशी 41, और उसके बाद चमोली 49, पिथौरागढ़ 68, और उसके बाद बागेश्वर 116। ठीक है, तो ये रहा। अब देखो हम बात करें कि जो सेक्स रेशियो है वो देखो इंडिया कितना था हमारा 943 था, और या तो उत्तराखंड का कितना है 963 है। ठीक है, एससी की अगर हम बात करें तो कितना है 936, और एसटी की अगर हम बात करें तो 963। और देखो अगर एससी की हम बात करें इंडिया में, तो इंडिया में कितनी थी, तो 945 था, और अगर हम एसटी की बात करें तो वो कितना था, तो 990 था। ठीक है, ये 990 था और ये कितना था 945 था। तो ये याद रखना, ऐसे एग्जैक्ट डेटा याद तो करना पड़ेगा हमें क्योंकि पेपर में देना है तो सही से याद होना ज़रूरी बहुत है। और अगर हम शिशु लिंग अनुपात की बात करें तो कितना है आपका उत्तराखंड में 890 है। ठीक है, और अगर देखो अगर हम लिंग अनुपात के मामले में सबसे पहले पे बात करें तो अल्मोड़ा है 1139, और फिर उसके रुद्रप्रयाग आपका 1114, उसके बाद पौड़ी गढ़वाल 1103, और बागेश्वर आपका 1090। ठीक है, और सबसे क्या कहते हैं शिशु लिंग अनुपात की बात करें कि उसमें टॉप 4 कौन कौन से हैं, तो अल्मोड़ा 922, फिर उत्तरकाशी 916, और रुद्रप्रयाग 905, और उसके बाद पौड़ी आपका 904। ठीक है, तो देखो शिशु लिंग अनुपात से पता चलता है कि जो आने वाले टाइम पे सेक्स रेशियो उसमें कितना बदलाव देखने को मिल सकता है। जहाँ पे यहाँ देखो 1139 था, ये 922 है सिर्फ शिशु लिंग अनुपात के मामले में, तो थोड़ा सा कंसर्निंग है ये। देखते हैं नेक्स्ट जो हमारे पास डेटा आएगा उसमें क्या निकल के आता है सामने। ठीक है, बॉटम 4 की बात करें तो देखो लिंग अनुपात के मामले में नैनीताल क्या आते हैं 10वें नंबर पर है, यानी कि सबसे क्या आते हैं आपका कम कहाँ पर है लिंग अनुपात, तो हरिद्वार के अंदर है 880 है, फिर उसके बाद देहरादून है आपका 902, और उसके बाद उधम सिंह नगर है 920। तो यहाँ देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है उधम सिंह नगर और देहरादून में। ठीक है, क्योंकि हमें लगेगा ऐसा कि क्या आता है उधम सिंह नगर में जो होगा वो सेक्स रेशियो क्या होना चाहिए, ज़्यादा कम होना चाहिए एज़ कम्पेयर टू देहरादून। ठीक है, लेकिन ऐसा है नहीं, आपको देखने में मिल रहा है कि जो देहरादून में है वो सेक्स रेशियो ज़्यादा कम है एज़ कम्पेयर टू उधम सिंह नगर। तो पेपर में सवाल बनेगा ये डायरेक्टली। ठीक है, यही कंफ्यूज करने वाली जगहों से सवाल बनते हैं। और नैनीताल में कितना है 934 है। ठीक है, और यहाँ पे अगर हम बात करें शिशु लिंग अनुपात में तो यहाँ पे सबसे देखो सबसे नीचे आता है आपका पिथौरागढ़। तो ये भी तो कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है कि पिथौरागढ़ सबसे नीचे आ रहा है। ठीक है, 816 यहाँ पर, फिर उसका चंपावत, उसका चमौली, और उधम सिंह नगर आपका 899। ठीक है ना। अब देखो बात करते हैं 2001 के मुकाबले सर्वाधिक वृद्धि कहाँ पे देखने को मिली है शिशु लिंग अनुपात में, तो टिहरी गढ़वाल के अंदर है। और 2001 के मुकाबले सबसे ज़्यादा कमी कहाँ देखने को मिली है, तो चंपावत के अंदर देखने को मिली है हमें। ठीक है, उत्तराखंड की साक्षरता की बात करें तो देखो उत्तराखंड की साक्षरता के मामले में उत्तराखंड में कितने % साक्षर लोग हैं, तो 78.82% लोग क्या है साक्षर हैं, और ये कौन से नंबर पर आता है, और इंडिया कंपैरिजन में तो 17वें नंबर पर आता है। ठीक है, और मेल्स की बात करें तो 87.40 है, जो कि कितने नंबर पर आता है 13 मतलब 13वां जो राज्य है। ठीक है, और फीमेल की बात करें तो 64.60 है वो साक्षरता, और ये कौन से नंबर पर आते हैं फीमेल के मामले में, महिला के मामले में, तो 20वें नंबर पर आते हैं। तो ये कई बार पूछा जाता है लगातार कि कौन से नंबर पे हम आते हैं। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखना। और देखो टॉप 4 की बात करते हैं साक्षरता के मामले में, तो पहले पे ये तो आइडिया लगी जाएगा कि देहरादून होना चाहिए पहले पे। ठीक है, और उसके बाद नैनीताल, उसके बाद चमौली, उसके बाद पिथौरागढ़। ठीक है, तो ये दो जो नीचे वाले ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो दो तो आइडिया लग सकते हैं फिर भी, तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नीचे वाले। अब देखो बॉटम 4 की अगर हम बात करें तो टिहरी गढ़वाल पहले पे आता है,
उधम सिंह नगर सबसे नीचे आता है साक्षरता के मामले में 73.10% है। उसके बाद हरिद्वार आपका 73.43%, उसके बाद उत्तरकाशी 75.81% और फिर उसके बाद टिहरी गढ़वाल आपका 76.36%। ठीक है ना। सर्वाधिक पुरुष साक्षरता की बात करें तो कहाँ पर है आपकी, तो ये है हमारे रुद्रप्रयाग के अंदर सर्वाधिक पुरुष साक्षरता में देखने को मिलती है। सबसे कम साक्षरता कहाँ देखने को मिलती है, तो आपको कहाँ देखने को मिलती है, हरिद्वार के अंदर। और महिला साक्षरता तो सर्वाधिक कहाँ पर है, देहरादून में, और सर्वाधिक कम कहाँ पर, उत्तरकाशी में। तो ये सवाल कई बार पूछा गया है, सबसे कम महिला साक्षरता कहाँ पर है, तो उत्तरकाशी के अंदर है। ठीक है। ग्रामीण साक्षरता की बात करें तो 76.31% है। शहरी की बात करें तो 84.4% है, 45% है। ठीक है। अब देखो बात करते हैं नगरीय और ग्रामीण जनसंख्या की। तो देखो जो उत्तराखंड के अंदर ग्रामीण जनसंख्या है वो लगभग क्या आते हैं आपके 70 लाख के आसपास है, और जो नगरीय है वो आपके 30 लाख के आसपास है। ठीक है। और ग्रामीण में अगर हम पहले बात करें तो सबसे ज़्यादा ग्रामीण जनसंख्या कहाँ पर है, तो हरिद्वार, फिर उधमसिंह नगर, फिर देहरादून, फिर नैनीताल। फिर अगर नगरीय की बात करें तो हरिद्वार, देहरादून, उधमसिंह नगर, नैनीताल। मतलब ये क्या था, सेम है। देखो नगरीय वाले में भी और क्या कहते हैं आपका ग्रामीण वाले में भी, बस कहाँ चेंज है आपका, तो ये उधमसिंह नगर और देहरादून में चेंज है। देखो, और मैंने कहा नहीं कि नैनीताल हमेशा मोस्टली हर जगह पे चौथे नंबर पे ही आता है, तो देखो चौथे नंबर पे ही आता है, तो इस बात का हमेशा ध्यान रखना। ठीक है। कुछ हेल्प मिलती है इससे एग्ज़ाम में। अब देखो हम बात करते हैं बॉटम 4 की। तो बॉटम 4 में देखो कि आपका क्या आता है, सबसे नीचे आता है आपका चंपावत, फिर रुद्रप्रयाग, फिर बागेश्वर और उत्तरकाशी। ठीक है ना। अब देखो अब बात करते हैं परसेंटेज से काफ़ी सारे सवाल बनते हैं, मोस्टली ज़्यादातर परसेंटेज से ही सवाल बनाए जाते हैं अगर पेपर में बनते हैं सवाल तो देखो पहले पे सबसे ज़्यादा क्या आता है आपका नगरीय प्रतिशत कहाँ पर है, तो देहरादून के अंदर है 55.52%, और सबसे कम कहाँ पर है, तो बागेश्वर में 3.49%। अब इसका उल्टा कर दो तो ग्रामीण सबसे ज़्यादा कहाँ पर है, बागेश्वर में 98.5% और देहरादून में कितना है 44.48%। ठीक है। तो ये हो गया। अब बात करते हैं देखो हम अनुसूचित जाति एवं जनजाति की। तो SC/ST की पॉपुलेशन टोटल है वो उत्तराखंड के अंदर वो कितनी है, तो 21,84,419 है, जो कि कितना परसेंट है, 21.65% है, जो उत्तराखंड की जनसंख्या है टोटल पॉपुलेशन का। ठीक है। अब हम बात करें अगर अनुसूचित जाति की अगर हम बात करें शेड्यूल कास्ट में देखो पॉपुलेशन जो है वो आपकी ये है 18,92,516, और जो इसका परसेंटेज है उत्तराखंड के उसमें तो 18.8% है। ठीक है। और अगर हम बात करें तो ये मेल्स की संख्या है, ये फीमेल्स की संख्या है। ठीक है। आप याद कर लेना अगर आपको याद हो सके तो। इतना सारा वैसे डेटा याद करने की जरूरत होती नहीं है, इतना याद रख लेना कि पॉपुलेशन के परसेंटेज कितना है। ठीक है। और अगर ज़्यादा हो सके तो ये फिगर याद कर लेना। लिंगानुपात की बात करें तो 936 है। ठीक है। एग्जैक्टली याद रखना। और देखो यहाँ बात करें टॉप 4 की, तो टॉप 4 में देखो पहले पे हरिद्वार है जहाँ पे SC सब ज़्यादा है, फिर उधमसिंह नगर, फिर देहरादून, फिर नैनीताल। परसेंटेज बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो परसेंटेज के मामले में देखो पहले पर बागेश्वर आता है 27.73%, और फिर उसका पिथौरागढ़ आता है 24.90%, और उत्तरकाशी आता है उसका 24.41%, और उसका अल्मोड़ा आता है 24.25%, जहाँ पे SCs हैं सबसे ज़्यादा। ठीक है। और अगर हम बॉटम की बात करें तो देखो बॉटम यानी कि सबसे नीचे वाले में तो सबसे कम कहाँ पर हैं SCs, तो वो आपके चंपावत में है, फिर रुद्रप्रयाग, फिर बागेश्वर, फिर चमोली। ठीक है। उसी तरह अगर हम बात करें कि क्या कहते हैं सबसे कम कहाँ पर हैं SCs, तो ठीक है परसेंटेज के मामले में सबसे कम कहाँ पर हैं SCs, तो देहरादून में है सबसे कम 13.49%, उसके बाद उधमसिंह नगर, फिर टिहरी, फिर उसका पौड़ी गढ़वाल। ठीक है। अब हम बात करें अगर कि SC की साक्षरता की दर कितनी है, तो SC की साक्षरता दर देखो यहाँ पे 74.4% है। ठीक है। और अगर मेल्स की बात करें यहाँ पे तो 84.3% है मेल जो साक्षर है, और उसके बाद फीमेल की बात करें तो 64.1% है। ठीक है। फीमेल्स जो है साक्षर। अब देखो अब हम बात करते हैं इसमें कि क्या आता है टॉप 4 कौन कौन से हैं, तो फीमेल से कहता है SC की वो साक्षरता दर के मामले में टॉप मतलब 4 डिस्ट्रिक्ट कौन से हैं, तो देखो पहले पे आपका नैनीताल जहाँ पे 81.2% है, फिर उसके बाद आपका चमोली 79.2%, और उसके बाद पौड़ी आपका 78.9%, और उसके बाद आपका पिथौरागढ़ 78.4%। ठीक है। मेल्स की बात करें तो पहले पे देखो रुद्रप्रयाग है, फिर पौड़ी है, फिर चमोली है, फिर पिथौरागढ़। और वहीं फीमेल की बात करें तो पहले पे कौन आता है आपका नैनीताल आता है। ठीक है। और ये जो आपका रुद्रप्रयाग, पौड़ी और चमोली है ये तीनों के तीनों पहली पोजीशन पे है 90.2% के साथ, और उसका पिथौरागढ़ जो है आपका वो सेकंड पोजीशन पे है 89.3% के साथ।
ठीक है। तो सवाल यहाँ से बनने के चांसेस थोड़े से कम हो जाते हैं। बस ये ध्यान रखना कि क्या आता है आपका जो फीमेल्स है वो नैनीताल में 72.5% के साथ पहले पे है, ठीक है। बॉटम 4 की बात करें तो हम देखो बॉटम 4 में आपका क्या आता है, सबसे नीचे आता है उधमसिंह नगर, ठीक है। वो ऑलरेडी उसमें भी नीचे था तो यहाँ भी नीचे है, ठीक है। और फिर उसके उत्तरकाशी, फिर हरिद्वार, फिर टिहरी। अब देखो लोकसभा सीटों की बात करें तो एससीज के लिए एक सीट 5 लोकसभा सीटों में से आरक्षित है, जो कि अल्मोड़ा वाली सीट है। अगर हम बात करें विधानसभा की, तो विधानसभा में 13 सीटें आरक्षित हैं, किसके लिए, एससीज के लिए। और रिजर्वेशन की बात करें तो कितने % रिजर्वेशन है, तो 19% रिजर्वेशन है, किसके लिए, एससीज के लिए, ठीक है। अब हम बात करते हैं एसटीज़ की, यानी शेड्यूल ट्राइब्स की। तो देखो 5 शेड्यूल ट्राइब्स हैं हमारे यहाँ पर। इनसे रिलेटेड मैं वीडियो पहले ही बना चुका हूँ। जो पाँचों की पाँचों जनजातियाँ हैं, इनमें क्या त्यौहार मनाए जाते हैं, बाकी सारी चीज़ें वो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, ठीक है। और अगर हम बात करें तो सबसे ज़्यादा हमें एसटीज़ कहाँ देखने को मिलते हैं, तो देखो उधमसिंह नगर पहले पे आता है, जहाँ पर क्या आता है आपको 7.46% देखने को मिलेंगे। फिर उसका देहरादून है, फिर उसका पिथौरागढ़ है, फिर चमोली है, ठीक है। और अगर हम वहीं बात करें कि क्या आता है बॉटम 4 की, तो बॉटम 4 में देखो हमारा क्या आता है रुद्रप्रयाग सबसे क्या आता है कम है, जहाँ पर क्या आता है एसटी की पॉपुलेशन सबसे कम है। फिर उसका टेहरी गढ़वा, फिर अल्मोड़ा, फिर उसका चंपावत, ठीक है। और देखो यहाँ पे क्या कहते हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो आप लोग, अगर आपको वीडियो सही लग रही है, इन्फॉर्मेटिव लग रही है। कुछ नहीं तो यार देखो अपनी वीडियो को ना, ऐसे मेरी वीडियो को जब मैं बोल रहा हूँ तो इसे सिर्फ लगा के 2x में भी आप सुन सकते हो। सुनने से क्या होगा, आपको लगातार डेटा फैक्ट्स जितने भी होंगे याद रहते रहेंगे, ठीक है। तो फ़ायदा ही मिलता है हर एक चीज़ से। तो देखो नेक्स्ट बात करते हैं, हम आगे बढ़ते हैं फर्दर। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो परसेंटेज की बात करें तो हम टॉप 4 में कौन कौन से हैं, तो एसटीज़ के उसमें तो उधमसिंह नगर पहले पे आता है परसेंटेज के मामले में भी और पॉपुलेशन के मामले में भी। तो परसेंटेज के मामले में उधमसिंह नगर, फिर देहरादून, फिर पिथौरागढ़, फिर चमोली। तो ये मतलब परसेंटेज के मामले में भी वही है, और आपका क्या आता है, और वैसे पॉपुलेशन के मामले में भी यही है, ठीक है। और अगर हम बात करें सबसे कम में, तो यहाँ पे देखो टेहरी गढ़वा सबसे कम में आता है, 0.14% है जहाँ पर। फिर अल्मोड़ा है 0.20%, फिर उसका आपका पौड़ी है 0.32%, और उसका फिर हरिद्वार है आपका 0.33%, ठीक है। एसटी की साक्षरता की बात करते हैं हम, तो एसटी की साक्षरता में देखो 73.01% एसटी की साक्षरता है। मेल्स में जो यहाँ पे साक्षरता है 83.8% और फीमेल्स में 62.5%, ठीक है। और हम बात करें टॉप 4 क्या आते हैं जिलों की, तो पहले पर रुद्रप्रयाग, फिर उसका चमोली, फिर उसका पिथौरागढ़, और उसके बाद आपका बागेश्वर, ठीक है। इनके आप फिगर्स देख सकते हो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर हम बॉटम की बात करें तो देखो बॉटम में हमारे देखने को मिलेगा सबसे पहले पे आता है हरिद्वार से, क्या जहाँ पे सबसे कम है साक्षर आपका एसटीज जो है। हरिद्वार में 62.1%, फिर उसका नैनीताल 70.6, फिर देहरादून 73.7, उसका उधमसिंह नगर आपका 76.2%, ठीक है। तो देखो ये था हमारा एसटी का पॉपुलेशन, और ये था हमारा इंडिया और उत्तराखंड का दोनों का, हमने पॉपुलेशन को जो है वो कवर कर लिया है, ठीक है। इस वीडियो के अंदर हमने एक मैराथन वीडियो की है, और इसमें मैराथन वीडियो से आपको कितना फ़ायदा मिला है आप कमेंट बॉक्स में क्या आता है कमेंट करके बता सकते हैं। और हमारे टेलीग्राम को चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, उसका लिंक आपको आता है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंड थैंक यू सो मच यहाँ तक वीडियो देखने के लिए। आप अपने एजुकेशन के लिए इतना डेडिकेटेड हैं, तो आपके लिए हम लगातार वीडियो बनाते रहेंगे। अभी नेक्स्ट वीडियो आएगी आपकी, वो बेसिकली एक क्या आता है प्रैक्टिस सेट होगा, जो कि क्या कहते हैं आपको बहुत ही हेल्प पहुंचाएगा। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, जितना ज़्यादा हो सके आप क्या कहते हैं इसे आगे तक बढ़ाइए, ठीक है। थैंक यू सो मच।